हेलो एवरीवन। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि यह एक क्विक रिवीजन का सेशन होगा जिसमें हम मेन हेडिंग टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, डेटा, फैक्ट्स जो पॉवर्टी के रिलेटेड एक बेसिक तौर पे हमें पता होने चाहिए वो हम गो थ्रू करेंगे। और लेक्चर के एंड तक में अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है इसमें जो होनी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फर्दर हम आगे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जो हम शुरू करते हैं, पोवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मेंस में सवाल आते हैं इससे। पोवर्टी को हम बेसिकली 4 सब टॉपिक में पढ़ेंगे। पोवर्टी इन इंडिया, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, लिंक बिटवीन पोवर्टी एंड हंगर जो कि हंगर एंड माल न्यूट्रिशन का सब टॉपिक है। ये लिंक पोवर्टी कैसे हंगर को प्रभावित करता है वो देखेंगे। गवर्नमेंट का फिर फर्दर क्या रिस्पॉन्स है एलिमिनेट करने के लिए। और फाइनली मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, क्योंकि पोवर्टी सिर्फ एक इकोनॉमिक वे से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। तो क्या मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं पोवर्टी की, उससे रिलेटेड डेटा और फैक्ट्स वो हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहला पोवर्टी इन इंडिया से। पोवर्टी का अगर बेस हम देखा जाए कि पोवर्टी किस लाइन को कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दिया है उसने कहा है कि $2.15 है। अगर उससे नीचे पर डे के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कमाता है या अपना गुजारा करता है पर डे, तो वो पोवर्टी लाइन के अंदर आता है। ठीक है। और अभी करंट जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ दिसंबर 2025 में, तो ये लगभग 193 रुपीज़ बनते हैं। आगे हम आते हैं, अब हम सीधे चलते हैं टाइप्स ऑफ पोवर्टी। टाइप्स ऑफ पोवर्टी 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मल्टी डायमेंशनल। पहले एब्सोल्यूट देख लेते हैं। कैन नॉट मीट बेसिक सर्वाइवल नीड्स, बिल्कुल ही, यानी कि खाने को एक टाइम की जो रोटी कहते हैं वो भी मिलने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका मेज़रमेंट क्या है कि अगर उनका इनकम जो है वो यूएस डॉलर के हिसाब से अगर वो लेस देन 1.90 पर डे, और ये इंडियन रुपीज़ में 170 होगा, तो यानी 170 रुपीज़ से लेस देन अगर वो कमा रहा है पर डे तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लिस्ट में आ रहा है। रिलेटिव क्या हुआ कि जो उसकी एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान सकते हैं कि अगर वो पर डे $3 से $5 के बीच में अगर कमा रहा है, उससे अगर उसको दिन का खाना मिल जाए बट उसके अलावा वो और कुछ भी ना कर पाए, तो वो रिलेटिव जो है उसकी एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड बिलो ही रहेगी, वो एक तरीके से पॉवर्टी लाइन में ही आएगा। और इसका मेज़रमेंट कैसे देखते हैं कि जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, हम ये बस बेसिकली रिलेटिव है, जो भी एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं और हमें दिखता है कि उस स्टैंडर्ड्स में नहीं, कैटेगरी में नहीं आता है, तो हम उसे रिलेटिव पॉवर्टी लाइन में क्या है। जो इम्पोर्टेंट है वो है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक वे में आप कमज़ोर हैं, बट आपके हेल्थ भी वीक है, ना आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है और आपकी लिविंग कंडीशन भी ठीक नहीं है। ठीक है। और यही चीज़ें जो बताई यही इनका मेज़रमेंट भी है। तो ये फर्दर इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इनको हम 3 कैटेगरी में जैसे बांटा हमने, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी, ये एसडीजी के तहत इसके क्लासिफिकेशन फर्दर सब क्लासिफिकेशन किए गए हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये पता होना चाहिए। तो अगर हेल्थ में देखें हम, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये जो 2 हैं ये एसडीजी के अंडर आते हैं। और हाँ, आप मुझे बताइए कि पोवर्टी एसडीजी का कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। और न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी हेल्थ के अंडर आते हैं। फिर एजुकेशन के अंडर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, स्कूल का अटेंडेंस क्या है, ये 2 आते हैं। और फिर लिविंग स्टैंडर्ड में
टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 6 कंडीशन 6 क्राइटेरियाज आते हैं। कौन कौन से? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। और ये नाम याद करने ज़रूरी हैं, तो आप प्लीज़ इनको याद रखिए। हेल्थ में 2 हैं, एजुकेशन में 2 हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में 6 हैं, टोटल 10 हैं। और आप यहाँ बगल में आप इनकी क्या कहते हैं इसको, डिवीज़न देख रहे होंगे। तो पहला 2 1/6 है, फिर बाकी आपके एजुकेशन भी 1/6 है, और लेटर बाकी सारे 1/18 है। ठीक है, पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स है। जो हमारा नीति आयोग है उसने एक अलग से अपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाए हैं, जिसमें उसने हेल्थ में एक और चीज़ ऐड किया है, जो चीज़ है जो है मैटरनल हेल्थ। तो आप प्लीज़ इसको याद रखिए। अगर आपको नीति आयोग का लिस्ट कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ, इन तीनों को इंक्लूड करना है। और अगर इनका डिवीज़न देखें तो आपका न्यूट्रिशन 1/6 ही रहेगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल आपस में बढ़ जाते हैं, वो 1/12 हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर एजुकेशन में नीति आयोग ने कुछ नहीं ऐड किया है। लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसमें एक और चीज़ ऐड किया है नीति आयोग ने, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप याद रखें, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट नीति आयोग ने अपने मल्टी डायमेंशनल में ऐड किया है। और प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो हिस्सा है ये 1/21 हो जाता है। ठीक है, नीति आयोग जो है ये जो भी अपने रिलेटेड डेटा बनाती है वो किसकी मदद से बनाती है? वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा की मदद से बनाती है, जो कि रिलीज़ होता है, बनाया जाता है हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे। हम अब आगे बढ़ते, और ये नीति आयोग नोडल एजेंसी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन के लिए, माल न्यूट्रिशन की तरफ। WHO ने हंगर किसको कहा है? ये हंगर का है, ये अराइज होता है तब जो पीपल हैं वो अनेबल हैं क्या ऑब्टेन करने के लिए? सफिशिएंट कैलोरीज, फूड नहीं, सफिशिएंट कैलोरीज। फ़र्क क्या है? अगर आपको एक चपाती मिल रहा है, ठीक है, वो तो फूड में कंसिडर हो जाएगा। बट अगर एक नॉर्मल इंसान को दिन में कम से कम 4 से 5 चपाती खानी है फॉर सफिशिएंट कैलोरीज, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो हंगर के कैटेगरी में आएगा। तो आप ध्यान रखिए, पीपल जिनको अनेबल हैं वो सफिशिएंट कैलोरीज गेन करने में, और एसेंशियल न्यूट्रिशन, ये नहीं कि सिर्फ वो कार्ब्स ही खा रहे हैं, जैसे रोटी और चावल ही मिल रहा है दिन का, जो अदर वाइटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो भी एक हंगर का क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, क्योंकि गुड हेल्थ बनाने के लिए आपको कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब चाहिए होते हैं। ठीक है, इससे हंगर से निकलता है एक हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट। हिडन हंगर में क्या होते हैं? आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी आपको पता है कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, ये सब आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ठीक है, एग्जांपल विटामिन ए, आयरन, आयोडीन। अगर ये सब में अगर लैक कर रहा है कोई इंसान तो वो हिडन हंगर का शिकार होता है। ठीक है, डिस्पाइट एक एडिक्वेट कैलोरिक इनटेक, यानी कि मान लीजिए कोई इंसान 5 रोटी रोज़ खा रहा है, पर अगर वो वाइटामिन्स और मिनरल्स नहीं ले रहा है तो वो हिडन हंगर का शिकार होगा। तो ये एक साइलेंट एपिडेमिक है इंडिया में। ठीक है, जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इंडिया ने आप एक फोर्टिफाइड राइस स्कीम चलाया था, जिसके तहत वो चावल में कुछ मात्रा में विटामिन B12
विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की जो कमी आ रही थी इंडिया में, उसको राइस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू दूर करने की कोशिश की थी। आप प्लीज़ इसके बारे में सर्च कीजिएगा, फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम जो है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर हिडन हंगर से कोई फेस कर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी उसकी, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है किसी की, वो वीक हो जाती है। और इम्यून फंक्शन जो होता है, बीमारियों से लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए होती है, वो वीक पड़ जाती है। ओवरऑल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, जिसका फर्दर आउटकम क्या निकलता है कि उसकी एजुकेशन पुअर होती है। अगर वो हम बहुत टाइम तक बीमार ही रहे तो स्कूल नहीं अटेंड करता है, जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन लैक करती है, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने रिड्यूस पॉवर्टी लिख दिया है, जबकि ये इंक्रीज पॉवर्टी है। इंक्रीज पॉवर्टी, क्योंकि अब एजुकेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो इनएबिलिटी टू वर्क करेगा और वो पॉवर्टी इंक्रीज होगी फर्दर। अब हम आते हैं माल न्यूट्रिशन। ये एम का मतलब यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? डिफिशियंसी इन इनटेक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। आप यहाँ क्या देख रहे थे? हंगर किसको कहते हैं? अगर आप सफिशिएंट कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, जितना आपको खाना है चाहिए, अगर उतना आप इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो हंगर होता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर डिफिशियंसीज इन द इनटेक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, अगर आप न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए आपकी बॉडी को, अगर उसमें आप कमी रख रहे हैं, तो उससे माल न्यूट्रिशन होता है। वो क्या काउज करता है बाद में? अंडर न्यूट्रिशन। मतलब अगर न्यूट्रिशन अगर आपने कम लिया, लेस अमाउंट में लिया, तो स्टंटिंग होगा। स्टंटिंग का मतलब जो आपकी एज है उसके अनुसार आपकी हाइट नहीं है। और अगर वेस्टिंग है, इसका मतलब अगर आपकी हाइट तो हो गई है एक समय के हिसाब से, पर आपका जो वेट होना चाहिए वो बराबर नहीं है आपके हाइट के अकॉर्डिंग। जिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज तो हमने देख ही लिया हंगर में, तो ये आप ध्यान रखिए। ये स्टंटिंग और वेस्टिंग कभी कभी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, यूपीएससी पूछ लेता है। ओवर न्यूट्रिशन भी अच्छी बात नहीं है। एक्सेसिव अगर लेते हैं तो ओबेसिटी होता है और डायबिटीज़ के कारण बढ़ते हैं और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इंडिया जो है, हाईएस्ट ग्लोबल रेट है चाइल्ड वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब कि जो हाइट है उसके अनुसार आपका वेट नहीं है, बहुत वीक होते हैं। ये जो रेट है 18.7% है, और स्टंटिंग उससे भी ज़्यादा है, 35.5%। तो ऐसे बच्चे जो मोस्टली चाइल्ड होते हैं, जो प्रॉपर अडल्ट तक पहुँचते पहुँचते उनकी हाइट है और जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। ऐसे बच्चे 35.5% है। एनीमिया इन वुमेन। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वुमेन्स में मोस्टली पाया जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनको फटीग जैसा फील होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा है इंडियन वुमेन, इवन इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में एनीमिया की जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस है। एसडीजी जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली यूएनडेसा ने जो भी निकाला था, उसमें शायद उन्होंने क्या है, वन वुमेन आउट ऑफ 3 वुमेन जो है वो एनीमिया से प्रभावित है। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज़ है। वुमेन्स को अपने हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट है और आपस में आप लोग भी हैं आसपास, अगर कोई वुमेन है तो प्लीज़ उनका ध्यान रखें। और कॉजेज़ ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, पोवर्टी। क्या है रीज़न जो हंगर और माल न्यूट्रिशन पैदा होते हैं? जो पहला तो सीरियस बेसिक है पोवर्टी, और उसके बाद सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। यूनिसेफ ने कहा है, यूनिसेफ ने रिसर्च किया था कि जो गर्ल्स हैं रूरल बिहार में, क्या होता है, आपने मोस्टली देखा होगा, जो वुमेन होती है वो हमेशा लास्ट में खाना खाती है,
जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी रिमेनिंग फूड होते हैं उनको हमेशा वो मिलते हैं। इस वजह से उनमें हंगर और माल न्यूट्रिशन की होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जो अभी मैंने बताया वो फर्दर एनीमिया में लीड करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर पता है, हर जगह इकोनॉमिक फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से पोवर्टी और हंगर और माल न्यूट्रिशन होता है। गवर्नमेंट इश्यूज भी है। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर ढंग से काम ना करे, अगर सिस्टम में करप्शन हो, मिसमैनेजमेंट हो, तो जो आपका सप्लाई चेन है वो बहुत डिस्टरप्ट हो जाता है। लोगों तक चावल नहीं पहुंच पाता है या अनाज नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से हंगर और माल न्यूट्रिशन राइज होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर आपका क्लाइमेट ज़रा सा भी चेंज होता है तो उससे फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ता है। फर्दर वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इफ़ेक्ट करेगा। तो ऐसे लिंक है चीज़ें। अब हम अपने जो सब टॉपिक है हंगर और माल न्यूट्रिशन का, कि अब हम देख रहे हैं हंगर और माल न्यूट्रिशन देख लिया, पोवर्टी और हंगर मोस्टली हमने ऊपर देख ही लिया। एक बार इसका साइकिल कैसा है वो देख लेते हैं। अगर कोई चाइल्ड है, उसको अगर पुअर न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे मिलेगा? पोवर्टी है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को गेन करने के लिए। अगर किसी के इंसान के पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता है खाने को, जिसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशन होता है। फर्दर ये क्या इम्पैक्ट करता है? अब इसका इम्पैक्ट ये होता है पुअर न्यूट्रिशन का, कि चिल्ड्रन, अब अभी हमने देखा स्टंटिंग से फेस करते हैं, यानी एज के अनुसार उनकी हाइट और ग्रोथ नहीं हुई। वेस्टिंग, यानी उनका वेट सही से नहीं हुआ और फिर अंडर वेट रह गए। और ह्यूमन कैपिटल आपको पता है, देश के जो युवा होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे जो ग्रोथ है नेशन का वो भी रुकता है। तो ये एक पुअर न्यूट्रिशन का कितना जो डीप इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं। अगर पुअर न्यूट्रिशन है, ये फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, यानी फिजिकल ग्रोथ तो करेगा ही कम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, लर्निंग एबिलिटीज़ है, उसको बहुत डिक्रीज़ कर देगा। तो जो यूथ हैं वो हमेशा इलनेस या डिजीज़ से प्रोन रहेंगे माल न्यूट्रिशन की वजह से। अगर उनकी हेल्थ ख़राब रहेगी तो वो हमेशा स्कूल के बाहर रहेंगे। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम। अब ये फर्दर अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, ये आगे बढ़ेगी अगर आप मैक्सिमम टाइम तक बीमार ही हैं, तो जो आप वर्क करना चाहते हैं उसमें आपकी इनएबिलिटी टू वर्क होगी। ठीक है, इनएबिलिटी अगर टू वर्क हुई तो जो अडल्ट्स हैं, ग्रोन अप्स हैं, वो लैक एजुकेशन क्यों? हमेशा स्कूल के बाहर रहे हैं, वो प्रिवेंट कर देंगे, उनको काम नहीं मिलेंगे ठीक से। काम अगर नहीं मिले तो वो हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि आप मान लीजिए 100 दिन से भी कम डेज आप पर ईयर आप किसी जॉब में रहें। आप हमेशा बार बार उससे भी कम डेज आप किसी जॉब में एम्प्लॉयड रहते हैं। और अनएम्प्लॉयड तो आपको जॉब नहीं ही मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट में आपको जॉब ही नहीं मिलता है। ठीक है, ये फर्दर डीप करता है साइकिल ऑफ पॉवर्टी को। अब इनेबिलिटी ऑफ वर्क देख लिया आपने, कि काम नहीं कर पाना, काम नहीं मिलता है, काम मिलता भी है तो कम दिनों के लिए मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, आप प्रॉपर फूड फैमिली का केयर नहीं कर पाते हैं। तो अगर फैमिली का केयर नहीं कर पाते, जो वुमेन है मोस्टली वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, अंडर नरिश रहती है हमेशा प्रेग्नेंट मदर, वो फर्दर लीड करता है अंडर नरिश्ड चाइल्ड को। ठीक है, अंडर नरिश्ड चाइल्ड होने की वजह से वो फर्दर ऐसे चाइल्ड, वो अंडर नरिश चाइल्ड फिर फर्दर पुअर न्यूट्रिशन का शिकार होता है, क्योंकि उनकी जो मदर है वो अंडर नरिश्ड है, और फिर फर्दर वो चिल्ड्रन वेस्टिंग और स्टंटिंग से फेस करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 टॉपिक देख लिया, जो हमें 4 टॉपिक देखा है, नहीं 3 टॉपिक देखा है। पोवर्टी इन इंडिया, क्या क्या टाइप्स ऑफ पोवर्टी देख लिया, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी देख लिया, ये इन कैसे सब डिवाइडेड है वो देख लिया। पोवर्टी के बाद हमने देखा हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। हंगर एंड माल न्यूट्रिशन में एक
टॉपिक हिडन हंगर, स्मॉल टॉपिक वो देखा हमने, हिडन हंगर क्या होता है। माल न्यूट्रिशन जो है वो किन दो चीज़ों से होता है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। फिर हंगर और माल न्यूट्रिशन की कॉजेज़ क्या हैं वो देखा हमने। इंडिया की स्टैट्स देखा हमने। फर्दर हमने लिंक बिटवीन पोवर्टी एंड हंगर देखा, ठीक है। कैसे एक साइकिल बनता है, अगर पोवर्टी अगर कोई इंसान फेस करता है, कैसे उसका एक साइकिल बनता है जिसकी वजह से वो पोवर्टी ट्रैप साइकिल होता है, वो हम देखेंगे लास्ट में। ये पोवर्टी और हंगर कैसे एक साइकिल में कंटिन्यू रहते हैं वो देखा हमने। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया अब तक। गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया है एलिमिनेट करने के लिए पोवर्टी और हंगर को। तो ये दो पार्ट में देखेंगे, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और पोवर्टी फॉर रिमूवल ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। पहले तो लोगों को पोवर्टी से बाहर कैसे निकालें, उसके लिए क्या प्रोग्राम आए हैं, और उसके बाद अगर वो हंगर और माल न्यूट्रिशन से वो जूझ रहे हैं तो उनको कैसे निकालें उस चीज़ से। तो एलिवेशन प्रोग्राम में एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें रूरल हाउस होल्ड्स के जो फैमिली हैं उनमें से कोई भी एक मेंबर, एटलीस्ट एक मेंबर, उनको मोर देन 100 मतलब एटलीस्ट 100 डेज पर ईयर तक का जॉब अलॉट करेगी एमजी नरेगा, ठीक है। फिर आता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलते हैं, यानी बहुत लेस रुपए में, जैसे कि शायद 5 रुपये या 3 रुपये पर किलो ये प्राइस में मिलते हैं सब्सिडाइज फूड ग्रेन, और ये से एक्सेस टू फूड, लोग फूड खरीद पाते हैं। फिर प्रधानमंत्री अन्न योजना, ये क्या है, ये टैकल अर्बन पॉवर्टी। अर्बन में जो आपके पीडीएस है, जो शॉप्स होते हैं, राशन कार्ड लेकर के लोग जाते हैं, तो अर्बन में इस चीज़ को फिर टैकल करने के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना, ये नाम याद रखेंगे। और फिर फर्दर स्वच्छ भारत अभियान, इसका मतलब अगर अपने लोकेलिटी इन्वायरमेंट को अगर साफ़ रखते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी डिजीज़ेज़ हैं वो डिक्रीज़ करती हैं, उसकी वजह से आप कम बीमार पड़ते हैं और आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर रहता है। फिर हम देखते हैं हंगर और माल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए क्या किया। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। ये एक्ट 2013 में आया, और इस एक्ट के तहत हमने कवर करने की कोशिश की 81 करोड़ पीपल को टारगेट किया गया। टारगेटेड पीडीएस के द्वारा दो जो योजना है, अन्न, एक मिनट, हाँ, अंत्योदय अन्न योजना और फिर पीपीएच, शायद एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, पीएचएच, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और अंत्योदय अन्न योजना। इसमें 35 केजी जो राशन है वो पर फैमिली को दिया जाएगा पर मंथ। और जो आपका पीएचएच है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के अंदर आपको 5 केजी पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। ऐसे आपको राशन दिया जाएगा, जिसके तहत हम 81 करोड़ पीपल को कवर करने का टारगेट रखते हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर एक्स्ट्रा एक बार देख लीजिएगा खुद से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी सेम चीज़ है। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए योजना लाई गई है, ताकि हम 81 करोड़ को पीपल को कवर कर सकें, फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ये एक्ट लाया गया है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही आपका अंत्योदय अन्न योजना और पीएचएच और फिर आपका ये योजना है। ये शायद अब आपका फ्लैगशिप, एक तरीके से फ्लैगशिप योजना बन चुकी है, जिसके अंडर ही काम हो रही है। और फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, जिसमें जो चाइल्ड हैं वो 6 ईयर्स से अगर लेस हैं और जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है
उनके हेल्थ को और उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो सर्विसेज लाई गई हैं वो ICDS हैं। आप प्लीज़ इसके बारे में भी अब अलग से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सेशन है, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। और फिर फाइनली PM पोषण, पहले जो हमारा मिड डे मील था उसी को चेंज करके अब PM पोषण लाया गया है, और इसका 2.0 वर्जन भी आ गया है। ये इसलिए लाया गया है ताकि स्टंटिंग और वेस्टिंग और अंडरवेट जैसी जो चीज़ें हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। तो हमारा गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी हमने देख लिया, और ये जो हमारी योजनाएं हैं और फिर स्कीम्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, मेंस में एग्ज़ाम्पल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। प्लीज़ अगर आप याद कर सकते तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है जो मुझे ऐड करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका इम्प्रूवमेंट और चैलेंजेस क्या है। पहले तो हम चैलेंजेस देख लेते हैं। जो चाइल्ड पॉवर्टी है वो अभी तक हाई है, डिस्पाइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव चाइल्ड पॉवर्टी अभी भी हाई है। जो रीजनल डिस्पैरिटी है, अगर आप केरला की कंडीशंस देखें और फिर फर्दर अगर बिहार और उड़ीसा की कंडीशंस देखें तो रिस्पेक्टिव, जो अगर रिलेटिव देखा जाए तो डिस्पैरिटी है कंडीशंस में, हेल्थ कंडीशंस में, ठीक है। और अगर बिटवीन स्टेट्स देखा जाए, बिटवीन स्टेट्स तो देख लिया, अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है आपस में, अगर आप जो एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी बेटर कर रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो ये रीजनल डिस्पैरिटी है। नियर बाय 1 in 5 इंडियंस जो है रिमेन वल्नरेबल टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मीन्स कि अगर हर एक इंसान 5 आदमी में या पर्सन में वो वल्नरेबल रहता है, वो ज़रूर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से किसी न किसी वे में इफ़ेक्टेड जो है वो रहता है। ये जो स्टैट्स हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो लैग करता है। अभी हमने ऊपर देखा कितने सारे मेजरमेंट थे, बट फिर भी जो उनके मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, मीन्स एक घर में अगर एक घर में अगर फादर हैं, मदर हैं, 2 चाइल्ड हैं, सन डॉटर वगैरह हैं, इनके बीच में भी जो इनइक्वालिटी है उनसे भी लोग अफेक्ट होते हैं जो हेल्थ कंडीशंस में। उनका जो डेटा है वो MPI लैग करती है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन के इश्यूज एक चैलेंज रहेगा। और फर्दर अगर हम डेटा देखें इन इंडिया, NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, उसमें कहा गया है, वो रिपोर्ट कहती है 415 मिलियन पीपल जो हैं वो मूव आउट हुए हैं, वो आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। अगर आप अपने कंक्लूजन में लिखना चाहते हो तो ये पॉजिटिव साइन है। 2005 और 6 से 1921 अभी जो हमारा NFHS का 6 का जो डेटा था वो नहीं आया है, तो 5 का डेटा आया है। उसके अकॉर्डिंग 450 मिलियन पीपल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। फिर 13.5 करोड़ पीपल कम आउट ऑफ MDP। ये तो पॉवर्टी हो गया, और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, किसी भी अलग फैक्टर की वजह से अगर पॉवर्टी में आए थे वो भी इन 5 सालों में, यानी 15 से 16 से लेकर के 19 से 21 के बीच में वो बाहर आए। तो ये डेटा घट के अब 14.96% हो गया है। 14.96% जो है ये है MDP के लिए। ऐसे लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पीड़ित हैं वो 14 पॉइंट यानी कि अप्रॉक्स 15% लोग हैं। और जो इंडेक्स MPI इंडेक्स वैल्यू, ये तो अगर आप चाहे तो नहीं भी याद कर सकते हैं, ऊपर 2 इम्पॉर्टेंट है। और अर्बन पॉवर्टी जो है वो अभी भी 5.5% है, डिस्पाइट जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है मोस्टली अर्बन और सिटीज़ के द्वारा ही किया जाता है, मतलब मैक्सिमम अर्बन सिटीज़ में ही एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है, डिस्पाइट 5.5% पॉवर्टी वहाँ पे पाया जाता है।
फिर नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एमपीआई इंडेक्स जो उसमें बताया है कि 29.17% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जो अफेक्टेड थे वो अब घट करके 11.28% हो गया है। तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो ये डिक्रीज़ हुए हैं, ये डिक्रीज़ का रीज़न क्या है? ये रीज़न डिक्लाइन का क्या है? क्योंकि सैनिटेशन में सुधार आया है। कैसे? स्वच्छ भारत मिशन से। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर घर पहुंचाया गया है सौभाग्य स्कीम की मदद से। हाउसिंग में सुधार आया है पीएम आवास योजना के तहत। फिर न्यूट्रिशन हेल्थ जो है उसमें सुधार आया है पोषण अभियान और आयुष्मान भारत के मदद से। एजुकेशन समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं की मदद से उसमें सुधार आया है। तो देखिए चीज़ अभी बहुत हमें बहुत आगे को जाना है, बट एटलीस्ट हम जहाँ थे वहाँ से हम कुछ दूर आगे बढ़े हैं। तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये वही दर्शाता है, ये सारी जो योजनाएं हैं जिन्होंने हेल्प किया है इन सब इश्यूज़ पे ओवरकम करने के लिए। तो अब हम आगे और क्या कर सकते हैं, हम और आगे कैसे जा सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? डेटा सेंट्रिक स्ट्रैटेजी हो। अभी हमने देखा था कि डेटा कलेक्शन एक इशू है, चैलेंज है। तो डेटा सेंट्रिक जो भी डेटा आते हैं उसके सेंटर में रह करके स्ट्रैटेजीज़ को बनाया जाए। तो उससे क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमें जो एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसका एक्सेस कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सिर्फ प्रोवाइड नहीं है, लोग प्रोवाइड करने का ज़रिया भी हमें देना है। कैसे? रूरल डिजिटल एक्सेस के तहत। फिर जो हमें रूरल लाइवलीहुड्स हैं उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई की मीन्स अगर कोई सिर्फ एग्रीकल्चर ही वर्क कर रहा है तो उस पर सिर्फ डिपेंडेंट ना रहे, लोग अलग अलग स्किल्स भी सीखें जिसकी वजह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा हाई हो, इंक्रीज़ हो, बढ़े। कैसे होगा ये लाइवलीहुड, कैसे डाइवर्सिफाई होगा? अगर हम प्रमोट करें स्किलिंग को और एमएसएमईज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करें, वो उनको अपलिफ्टमेंट दें एमएसएमईज़ को। फर्दर हम अगर स्ट्रेंथन करें अपने सोशल सेफ्टी नेट्स को। सोशल सेफ्टी नेट्स क्या है कि हम उनको सिक्योर करें, जैसे कि इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर में कोई लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो अगर वो खेती कर रहे हैं, कल को अगर कुछ आपदा आती है तो वो इंश्योर रहे कि उनको गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगी। ऐसे सोशल सेफ्टी नेट्स होने चाहिए। तो स्ट्रीमलाइन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और फिर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जैसी चीज़ें जो हैं ये सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन तो आपको पता है। अब पोषण अभियान हो गया। फिर एनीमिया मुक्त भारत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने ऊपर देखा कि एनीमिया मुक्त भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव होना चाहिए वुमेंस के लिए। फिर फोर्टिफाइड पीडीएस आपको बताया था, ये न्यूट्रिशन इंक्रीज़ करने के लिए एक राइस फोर्टिफाइड, ऑलरेडी इंडिया ला चुकी है राइस फोर्टिफाइड प्रोग्राम, ठीक है, न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए। और अडॉप्ट रीजन स्पेसिफिक टारगेटिंग करने, मतलब ऐसा जो वे स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करें जो रीजन स्पेसिफिक हो। अभी हमने देखा कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं, ये चैलेंज है। तो ऐसा हमें स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना होगा जो रीजन स्पेसिफिक हो। हम प्रायोरिटाइज करें हाई पॉवर्टी स्टेट्स को, उनके लिए स्कीम्स लाएं, उन्हें फंड्स प्रोवाइड करें ताकि वो अपने पॉवर्टी कंडीशन से लड़ पाएँ, ठीक है। लेवरेज करें पब्लिक एंड प्राइवेट, ये है पब्लिक और प्राइवेट, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम लेवरेज करें। अगर पब्लिक प्राइवेट अगर साथ में आते हैं तो जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट पे वो डिक्रीज़ होती है, और जो प्राइस बर्डन है उस पर भी स्ट्रेस कम पड़ता है। क्योंकि जो मोस्टली प्राइवेट हैं वो अपने साथ डिफरेंट रिसोर्सेस लाते हैं और वो R&D लेकर के आते हैं।
क्योंकि उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ मौजूद होते हैं। गवर्नमेंट के पास होते हैं, बट प्राइवेट लोगों के पास थोड़े वो क्योंकि चूँकि वो स्पेसिफ़िक होते हैं काम को लेकर के, तो वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एंगेज किया जाए, रीडायरेक्ट किया जाए सोशल से क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड्स हैं उनको एजुकेशन, न्यूट्रिशन और स्किलिंग की तरफ रीडायरेक्ट करें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो गई और फाइनली हम अब आते हैं कि जो मेन इशू क्या है, ये इतने सब के बाद जो मेन क्वेश्चन जो रह जाता है, एक ट्रैप जो हमेशा चलता रहता है, 2 हिस्सों में, एक ग्रोथ में और एक डेवलपमेंट में। कैसे किसी इंसान का अगर लो इनकम है, तो ग्रोथ के बेसिक पे कैसे उसके लो इनकम से उसको लो सेविंग्स होती हैं। अगर लो सेविंग्स है, तो वो लो इन्वेस्टमेंट कर पाता है। लो इन्वेस्टमेंट मतलब हाउस में, लाइवलीहुड में, खाने पे, जो भी चीज़ें हैं उनमें। और फिर अगर वो लो इन्वेस्टमेंट कर पाता है तो फिर तो वो लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। मीन्स अगर ये अच्छा सॉरी ये है, हम एक तरीके से नेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो ग्राउंड से हम टॉप पे जो जाते हैं, बॉटम टू टॉप, जो बॉटम टू टॉप जो इफ़ेक्ट होता है बॉटम टू टॉप एक पॉवर्टी का, वो शो हो रहा है ग्रोथ का। फर्दर अगर हम डेवलपमेंट साइड में देखें, अगर आपके लो इनकम है, तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर मिलेगा, अफोर्ड कर पाएंगे। अगर वो लो लेवल ऑफ एजुकेशन हेल्थ है, तो फर्दर लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मीन्स कि जो प्रोडक्टिविटी है किसी इंसान की, वो हमेशा डिक्रीज़ कम रहेगी, ठीक है? ये लो लेवल रहेगी। और अभी हमने अच्छा वही बताया मैंने, लो लेवल ह्यूमन कैपिटल से लो प्रोडक्टिविटी होगी। लो प्रोडक्टिविटी होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा ढंग से, उसकी इनकम लो होगी। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये दोनों हमेशा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं साइकिल की तरह। तो इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक करने के लिए हमने अभी नीचे वे फॉरवर्ड देखा कि अलग अलग चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 6 यहाँ पे एग्जांपल हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था पॉवर्टी। होप कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो, आपको सब समझ में आया हो, ठीक है? होप, और आप ज़रूर अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में डालें, इसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड की जा सकती है। तो आज के लिए ये रहेगा। थैंक यू।